हेलो दोस्तों, आज हम प्रीलिम्स 2024 के लिए इन्वायरमेंट के 3 टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे जो कि हाल ही में मुख्य रूप से चर्चा में रहे थे। एक तो है लॉस एंड डैमेज फंड। लॉस एंड डैमेज फंड एक प्रकार की वित्तीय सहायता तंत्र है जिसकी स्टार्टिंग हुई थी 2013 में वारसा पोलैंड में UNFCCC के 19वें यानी कि COP19 के सम्मेलन में हुई थी। लॉस एंड डैमेज फंड का मतलब है कि जो विकसित देश हैं जो भी पर्यावरण को लगातार क्षति पहुंचा रहे हैं वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में विकासशील देशों को परेशान कर रहे हैं, तो उनको जो है वो फंड देंगे या वित्तीय सहायता उपलब्ध कराएंगे कि तुम अपने यहाँ किस तरीके से जलवायु को संरक्षित करने के लिए और पर्यावरण को नुकसान कम पहुँचाने के लिए तुम प्रयास करो। तो COP25 में इस पर धनराशि के लिए सहमति बनी, लेकिन पूर्णतः काम नहीं हो पाया। 2026 में ग्लासगो में जो सम्मेलन हुआ था उसमें भी इसके संचालन के लिए वार्ता जारी रखी और उसके बाद COP27 में जो है इसके संचालन के लिए एक ट्रायल कमेटी बनाई गई और 28 में जो अभी अभी हाल ही में हुआ UAE में, वहाँ पर जो है संभवतः इन सिफारिश को अपनाया जा सके इस पर बात चल चुकी है और शायद इस पर अप्रूवल इसी वर्ष मिल जाएगा कि लॉस एंड डैमेज फंड में विकसित देश जो है देंगे कि नहीं देंगे पैसा। ठीक है। उसके बाद आता है वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क लागू हो गया। हाल ही में नैरोबी केन्या में वैज्ञानिक तकनीकी प्राविधानिकी सलाह पर सहायक निकाय जो कि 25वीं बैठक हुई। मतलब ये किस प्रकार से सलाह देता है कि जैव विविधता कन्वेंशन एक अनुच्छेद 25 बिना किसी अवधि वाला एक अंतर सरकारी वैज्ञानिक सरकारी निकाय की स्थापना करेगा, जैसे वैज्ञानिक तकनीकी और प्रौद्योगिकी सहायक निकाय के रूप में जाना जाता है। ठीक है, जैव विविधता के संरक्षण के लिए बनाया गया है। उसके बाद अगर बात करें तो इसके अंतर्गत एक कुनमिंग मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क है। जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र अभिसभा के पक्षकारों के COP15 में कुनमिंग मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क को 4 वर्षों के परामर्श और बातचीत प्रक्रिया के बाद अपनाया गया था। ठीक है, इसमें जो जो बातें कही गई इसमें क्या बात है, COP15 में अपनाया गया था। ये COP15 में ये बात कही गई थी, उसके 4 वर्ष बाद इसको अपनाया जा रहा है। तो इसमें बात ये कही गई है कि यह ऐतिहासिक फ्रेमवर्क जो सतत विकास लक्ष्यों की उपलब्धि का समर्थन करता है, मतलब SDG गोल जो है किस प्रकार से कंप्लीट हमारे 17 SDG गोल है। उसके बाद 2050 तक प्रकृति के साथ सद्भाव में रहने वाले विश्व की वैश्विक दृष्टि तक पहुंचने के लिए एक महत्वाकांक्षी मान निर्धारित करेगा। यानी कि इसका लक्ष्य है कि हम 2050 तक प्रकृति के साथ बने रहें, रिकवरी पाथ, मतलब पर्यावरण को जो भी हमने नुकसान पहुंचाया कहीं ना कहीं हम 2050 तक उसके साथ उसके लक्ष्य को साकार करें, SDG के लक्ष्य को। और 2030 तक पृथ्वी पर भूमि और महासागरों की संरक्षित स्थिति का 3% वहन करेगा। मतलब इन्होंने COP15 में प्रस्ताव कर दिया था कि किस प्रकार जो है हम 2030 तक पृथ्वी पर भूमि और महासागर को संरक्षित करने का प्रयास करेंगे, यानी 30% एरिया को हम रिकवर कर देंगे। तो इनके मुख्य लक्ष्य वही थे। 2050 के लिए 4 लक्ष्य जो हमने बताए हैं और 2030 के लिए 23 लक्ष्य बताए गए। वो 4 लक्ष्य निम्न प्रकार के: जैव विविधता का संरक्षण करना, जैव विविधता का सतत उपयोग करना, लाभ को सुनिश्चित करना, परिवर्तनकारी बदलाव को सक्षम बनाना। तो इस प्रकार से जो है ये कुनमिंग मॉन्ट्रियल फ्रेमवर्क था। अब इसमें चाइना ने ना है $233 बिलियन देने की बात कही है, लेकिन कुछ अमीर देशों के निवेशकों ने कहा कि जब पहले से बना हुआ है बल फंड देने के लिए, जैसे ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी फंड जो बना हुआ है 1992 के रियो डी जेनेरो सम्मेलन में बना था, ये UNCED भी कहते हैं इसको। तो इसके अंतर्गत ना है कहाँ कहाँ पर दिया जाता है। एक तो मिनीमाता कन्वेंशन में दिया जाता है, स्टॉकहोम कन्वेंशन में इसकी बात कही गई थी, इसके तहत पैसा दिया जा रहा है। UNCBD के तहत मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए UNCCD का जो प्रोग्राम है उसके तहत दिया जा रहा है। इसमें पैसा जहाँ जहाँ ये पैसा प्रोवाइड कराता है वैश्विक पर्यावरण सुविधा, यानी कि संयुक्त राष्ट्र वाला है ना ये, इसका मुख्यालय गया वाशिंगटन DC में। तो इस प्रकार से कुनमिंग मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क 2030 और 2050 के लिए क्या करता है, लक्ष्य निर्धारित करता है। उसके बाद एक मुख्य टॉपिक आता है बायोमास को फायरिंग। हाल ही के वर्षों में सरकार ने बायोमास या फसल अवशेष प्रबंधन जैसे बायोमास को फायरिंग और बायो CNG के उत्पादन के नियंत्रण के लिए पराली दहन की समस्या को समाप्त करने के लिए इस पर ध्यान दिया है। बायोमास को फायरिंग का मतलब है कि कोयला तापीय संयंत्रों में ईंधन के एक हिस्से की बायोमास से प्रतिस्थापित करने की प्रक्रिया, यानी कोयले की जगह पर हम बायोमास का यूज करेंगे, रिप्लेस करेंगे कहीं ना कहीं कोयले को। मतलब कोयला एकदम से समाप्त नहीं होगा, लेकिन उसका जोड़ा जाएगा इसको बायोमास को, ताकि कम से कम ग्रीन हाउसों का कम से कम उत्सर्जन हो और जैव विविधता संरक्षण का कार्य किया जा सके, क्योंकि एकदम से तो हटा नहीं सकते कोयले की मांग को। तो ये बायोमास कहाँ से बनेगा, फसल के अवशेषों से, जैसे धान, सोया, अरहर, कपास, चना, ज्वार, इनके छिलकों से, इनके मतलब छूटे हुए चीज़ों से। उसी प्रकार अतिरिक्त बायोमास स्रोत है बांस, उनके उत्पाद, छिलका, हरंडी के बीज इत्यादि। ठीक है, सरकार इस पर लगातार ध्यान दे रही है। मार्केट प्लेस पोर्टल बना रखा सरकार ने और RBI ने इसके लिए प्राथमिक सहायता देनी शुरू कर दी है। तो इस प्रकार से बायोमास को फायरिंग हमने पढ़ा, COP28 का जो हमने लॉस एंड डैमेज फंड पढ़ा और वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क हमने पढ़ा। अब आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।